मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी के सेशन को हमने जहाँ पे रोका था हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कोई ऐसा है जिसने कि पहला वाला सेशन जो है वो नहीं देखा है, जहाँ पे कि हमने कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, प्रोबेबिलिटी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पासे के क्वेश्चंस हों, कॉइन के क्वेश्चंस हों, कार्ड्स के क्वेश्चंस हों और कुछ अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हुए हैं। तो आप पहला सेशन ज़रूर देख लेना, मैं कार्ड ऊपर पिन कर दूंगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के सेशन को। जैसा हम देख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी हमारा होता क्या है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है number of events, number of elements in that event divided by number of elements in sample space. इवेंट सैम्पल स्पेस क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस यानी कि जो भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सेट, और इवेंट जो हमारे काम के आउटकम है उनका सेट, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारी संभावना है किसी भी इवेंट के होने की, और संभावना या तो 0% होगी या 0 से 100% के बीच में होगी या मैक्सिमम 100% होगी, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से लेके 1 के बीच में होगी। ठीक है, ना 0 से कम हो सकती है ना ही 1 से ज़्यादा होगी। थोड़ा नॉइज आ रहा है क्या? ठीक है, 0 से लेके 1 के बीच में होगी, और 0 जब होगी तब हमारी इवेंट इम्पॉसिबल है, यानी कि नहीं हो सकती है, तभी 0 है इवेंट हमारा प्रोबेबिलिटी। और जब भी 1 है हमारी प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि वो इवेंट हमारी सर्टेन है, श्योर है, होनी ही होनी है। क्लियर है? क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल रिसीव ए ग्रेड ए, बी, सी और डी आर 0.4, 0.3, 0.2 एंड 0.1 रेस्पेक्टिवली। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल रिसीव एट लीस्ट अ बी ग्रेड। कम से कम बी ग्रेड तो मिलेगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? ठीक है, कि एटलीस्ट उसको बी ग्रेड मिले। हमें पता है कि ए ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, बी ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो अगर एटलीस्ट बी ग्रेड, सबसे अच्छा ए होगा, फिर बी, फिर सी और फिर डी ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमारा अगर कम से कम बी ग्रेड प्राप्त होना है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी कि या तो उसको ए ग्रेड मिल जाए और या बी मिल जाए। इन दोनों को हम एडअप कर देंगे। दोनों एक साथ तो नहीं मिल सकता है, जब ए मिलेगा तो बी नहीं मिलेगा, जब बी मिलेगा तो ए नहीं मिलेगा, यानी कि 0.4 प्लस 0.3, आंसर हमारा आ जाएगा 0.7, ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, हर एक क्वेश्चन में पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखना है, तभी सबसे बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इफ टू लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, यदि होम शब्द से यादृच्छिक रूप से दो अक्षर निकाल लिए जाएं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कोई भी अक्षर स्वर नहीं होगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवेल्स? ठीक है, सो होम है HOME, ओ वॉवेल है, ई वॉवेल है, दो वॉवेल्स हैं, और हमें चाहिए कि कोई भी लेटर वॉवेल नहीं हो। यानी कि कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीकों से हम दो लेटर्स निकाल सकते हैं, सिलेक्शन करना है दो लेटर्स का। है कि नहीं? सिलेक्शन करना है हमें दो लेटर का, और हमको पता है कि अगर हम दो लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिवाय एक ऑप्शन के, जब H और M सेलेक्ट होंगे, ये दोनों सेलेक्ट होंगे, इसके अलावा कुछ भी आप सिलेक्शन करोगे तो कम से कम एक स्वर जरूर आएगा। टोटल कितने तरीके होंगे? चार लेटर्स हैं, दो सेलेक्ट करने हैं, 4C2 तरीके होंगे, यानी 4 × 3/2, यानी कि 6 तरीके हैं। काम का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवेंट की काम के तरीके डिवाइड बाई टोटल तरीके 1/6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी जो 5 तरीके हैं, देखो या तो H के साथ में O आएगा, या H के साथ में E आएगा, H के साथ में M तो हम ले ही चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे काम का तरीका है, ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है। सिमिलरली O के साथ में M आएगा, ये भी काम का नहीं है। O के साथ में E आएगा, ये काम का हो ही नहीं सकता, और M के साथ में E आएगा, ये भी काम का नहीं है। तो ये 5 तो बेकार तरीके हैं, हमारे काम के नहीं है, एक ही तरीका काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ लेटर इज टेकन आउट रैंडमली फ्रॉम असिस्टेंट
and another is taken out randomly from statistics. So what is the probability that they are both the same letters? एक अक्षर असिस्टेंट शब्द से यादृच्छिक रूप से निकाला गया और दूसरा स्टैटिस्टिक्स शब्द से यादृच्छिक रूप से निकाला गया, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वे दोनों एक ही अक्षर होंगे? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। दोनों से जो हम अक्षर निकाल रहे हैं वो एक ही हो, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है। कब कब वो अक्षर एक हो सकता है? सबसे पहली बात तो देखो, असिस्टेंट जो हमारा वर्ड है, इसमें कितने लेटर्स हैं? 3 3 6 3 9, 9 लेटर्स हैं, ठीक है। और ए कितने आ रहे हैं? 2A हैं, 3S हैं, 1I है, 2T है और एक N है। 3 2 5, तो हाँ कंप्लीट हो गया। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स में टोटल लेटर्स हैं 3 3 6 3 9, 10 लेटर्स हैं, जिसमें से कि 3S हैं, 3T है, 1A है, 2I है और 1C है। क्लियर है? अब सेम लेटर कब कब आएगा? या तो दोनों में A आ जाए तब सेम होगा, या दोनों में S आ जाए तब सेम होगा, या दोनों में I आ जाए तब भी सेम होगा, या दोनों में T आ जाए तब भी सेम होगा। यही 4 केसेस हैं। C आएगा तो दोनों में है ही नहीं, N आएगा तो दोनों में है ही नहीं। तो A, S, I और T, ये 4 केसेस में हमें काउंट करना है। हमको पता है टोटल लेटर्स असिस्टेंट में 9 है और 2 A हैं, तो A असिस्टेंट से सिलेक्ट होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? असिस्टेंट वर्ड से जब हम लेटर सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो A सिलेक्ट हो। 2 A हैं, टोटल 9 लेटर्स हैं, 2/9। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स से A सिलेक्ट हो, 1A है, टोटल 10 लेटर्स है, 1/10 होगी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? और दोनों से A ही सेलेक्ट हो तो वो प्रोबेबिलिटीज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? दोनों से A सेलेक्ट हो प्लस दोनों से S सेलेक्ट हो, असिस्टेंट से S सेलेक्ट होगा, 3S हैं, टोटल 9 है, 3/9। और स्टैटिस्टिक्स से S सेलेक्ट हो, 3S, टोटल 10, 3/10। प्लस I के लिए सेम लॉजिक, 1/9 इंटू 2/10। प्लस T के लिए सेम लॉजिक, 2/9 इंटू 3/10। अब नीचे 9 इंटू 10, 90 ही रहने देना है, ठीक है, कहीं पे काटा पीटी नहीं करनी है। ऊपर वाली चीज़ों को सीधे सीधे एडअप कर लेंगे चुपचाप से। तो वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1 2, प्लस 3 इंटू 3 9, प्लस 2 प्लस 6, यानी कि 9 6 15 4 19। तो ना आंसर आ जाएगा हमारा 19/90। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? और इसके अलावा जो बाकी बच गया, यानी कि 1 में से अगर हम 19/90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ गया 71/90। और ये तब के लिए है जबकि डिफरेंट लेटर सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो अगर हमसे डिफरेंट लेटर सेलेक्ट होने की भी प्रोबेबिलिटी पूछता तो हम क्या करते? सेम लेटर की निकाल लेते, 1 में से माइनस कर देते, क्योंकि डिफरेंट लेटर में मल्टीपल केसेस बन जाएंगे कि A के साथ में S सेलेक्ट हो, A के साथ में T सेलेक्ट हो, वगैरह वगैरह वगैरह। इतना प्रोबेबिलिटी कौन निकालते बैठेगा, और क्यों निकालेंगे? ठीक है, जब हमें पता है कि आसान तरीका क्या है, बची हुई प्रोबेबिलिटीज जो आसान है निकालना, उनको निकाल लो और घटा दो। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट। ये चीज़ हमने डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, लास्ट सेशन में। बाकी तो सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। इस पे क्वेश्चन 99% प्रोबेबिलिटी कि नहीं आएगा, ठीक है, बट फिर भी एक बार हमको डेफिनेशन में पता होना चाहिए, क्योंकि ऑड्स का यूज़ वैसे तो जनरली नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बेटिंग वाले इवेंट्स में ही होता है, ठीक है, कि जहाँ पे कि लोग बेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ऑड्स का यूज़ होता है। ऑड्स क्या होते हैं कि जब भी कहीं पे ऑड्स लिखे हो, फॉर एग्जांपल लिखा है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, तो अगर ऑड्स इन फेवर लिखा है P/Q, तो जो पहले लिखा है P, ये फेवर में ऑड्स होंगे, और जो बाद में लिखा है वो होंगे अगेंस्ट में ऑड्स, ठीक है। यानी कि अगर ऑड्स हैं ये, लेट्स से कि एक मैच हो रहा है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और उसमें लिखा है कि जो ऑड्स हैं इंडिया के जीतने के फेवर में वो है P/Q।
यानी कि पी ऐसे मौके होंगे जबकि इंडिया जीतेगा और क्यू ऐसे मौके होंगे जबकि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इंडिया जीतेगा, ठीक है, हमने इवेंट यही मान लिया है, इवेंट अपनी क्या मान लिया है कि इंडिया की जीतने की, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इंडिया जीतेगा ये क्या होगा भाई, पी केसेस में इंडिया जीतेगा, ये अपने काम के आउटकम है, टोटल आउटकम है पी प्लस क्यू, तो पी अपॉन पी प्लस क्यू ये हमारी इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ठीक इसका उल्टा पूछता कि इंडिया हारेगा, ठीक है, अगेंस्ट वाली प्रोबेबिलिटी, जो कि बात बराबर ही है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, दोनों एक ही बात है, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। या फिर ऑलरेडी हम जानते थे कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन इंडिया विंस, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा और लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसे प्रोबेबिलिटी में बाकी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर 1/4 एंड 1/2 रिस्पेक्टिवली। तो दो इवेंट्स हैं जिनके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है 1/4 एंड 1/2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, यानी कि दोनों की दोनों साथ में हो इवेंट्स, ये है 7/50। तो दो घटनाओं ए और बी के घटित होने की प्रायिकता दी है हमको 1/4 1/2 और एक साथ घटित होने की प्रायिकता है 7/50। तो हमें ये प्रायिकता ज्ञात करनी है कि ना तो ए घटित हो और ना ही बी घटित हो, ना तो ए हो और ना ही बी इवेंट हमारी घटित हो। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसके लिए हम ये निकाल लेते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि या तो ए या बी घटित हो जाए, ये हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ना ए घटित हो ना बी घटित हो, ये निकालने से बेहतर है हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि ए और बी में से कोई एक घटित हो जाए। ठीक है, यानी ए यूनियन बी, और जब ये निकल आएगा तो हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ना तो ए घटित हुआ ना बी घटित हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और क्योंकि दोनों साथ में भी घटित हो रही हैं तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी जब दोनों घटित होंगे तब। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ये है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी है 7/50। एलसीएम लेंगे तीनों वैल्यूज का तो एलसीएम हमारा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1/4, ये हो गया 25 प्लस 50 माइनस 14, 75 माइनस 14 यानी कि 61/100। ठीक है, तो ए या बी घटित होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 100 में से 61, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कि ना ए घटित हो ना ही बी घटित हो क्या आ जाएगी 1 माइनस 61/100 विच इज 39/100, ऑप्शन सी। अब इस क्वेश्चन में जो प्रोबेबिलिटीज की हमें वैल्यूज दी थी, देखो इसको परसेंटेज से अगर हम करते तो थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता हमारे लिए समझना। ए इवेंट हमारा घट रहा है 1/4 प्रोबेबिलिटी से, यानी कि ए के होने की 25% चांस है, बी 1/2 प्रोबेबिलिटी यानी 50% चांस है। ठीक है, और दोनों होंगे 7/50 यानी कि 14% चांस है दोनों के होने की, 25 + 50 75 माइनस 14% यानी कि 61% प्रोबेबिलिटी है कि कोई ना कोई एक तो होगा। 100% में से माइनस कर दोगे 39% हमारा आंसर हो जाएगा जो कि 0.39 है। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर कहीं पे वैल्यूज हमको दिख रहा है कि परसेंटेज में उनको डील करना आसान है तो परसेंटेज में डील कर सकते हैं इजीली। ठीक है, परसेंटेज, फ्रैक्शन या डेसिमल जिसमें भी कंफर्ट, आपको सभी में कंफर्टेबल होना चाहिए और एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस, तो कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई फॉरगॉट, ठीक है, आई फॉरगॉट द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ 10 डिजिट मोबाइल नंबर, मैं 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर के अंतिम 3 अंक भूल गया, तो इफ ऑल आई रिमेंबर इज दैट द लास्ट डिजिट वॉज अ मल्टीपल ऑफ 3, यदि मुझे बस इतना याद है कि अंतिम अंक 3 का गुणज था और इस ज्ञान का उपयोग करके मैं यादृच्छिक रूप से अंतिम 3 अंकों का अनुमान लगाता हूँ, यूजिंग दिस नॉलेज आई रैंडमली गेस द लास्ट 3 डिजिट्स, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट आई गेस्ड द करेक्ट मोबाइल नंबर। ठीक है भाई, लास्ट 3 डिजिट जो हैं उनको मुझे गेस करना है और मुझे ये पता है कि जो अंतिम अंक है वो 3 का गुणज है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में आंसर जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है, 3 का मल्टीपल है
तो हम जीरो को भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें, ठीक है, जो शायद आंसर ऑप्शन में नहीं कंसिडर किया हुआ है कि जीरो भी तो 3 का मल्टीपल हुआ, 3 इंटू जीरो इज जीरो, ठीक है, तो जीरो को भी कंसिडर करेंगे हम। तो जीरो हो गया, 3 हो गया, 6 एंड 9, ये 4 ऑप्शन है जो कि हमारे लास्ट डिजिट में आएंगे। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, जीरो भी तो एक मल्टीपल है ना 3 का, ठीक है। तो बाकी दो जगह पे क्या है, टोटल हमारे आउटकम कितने आ जाएंगे? टोटल आउटकम तो आसान है भाई, हर एक जगह पे हम टोटल 10 डिजिट होती हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, आखिरी के 3 ही गेस करने हैं, पहले 7 तो पता ही है। टोटल आउटकम है 1000, ठीक है। और कोई एक ही नंबर हमारा ऐसा है जो कि एग्जैक्टली सही होगा, तो जो नंबर सही होगा वहां पे तो ठीक है, वहां पे तो ये डिजिट फिक्स्ड है, ये डिजिट फिक्स्ड है, जो भी होगी हमें नहीं पता कौन सी है, ठीक है, हमें तो नहीं पता कौन सी है, पर ये दोनों डिजिट्स तो फिक्स्ड होंगी, ठीक है। अच्छा, आई रैंडमली गेस द लास्ट डिजिट वॉज अ मल्टीपल ऑफ 3, और इस नॉलेज का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो जब यूज़ कर रहा हूँ तो एक्चुअल में टोटल आउटकम चेंज हो जाएंगे। हम्म, जो लास्ट वाला है वहाँ पे अपन 10 नहीं रखेंगे, ठीक है, वहाँ पे हमको पता है कि ऑप्शंस जो हैं 4 ही ऑप्शन है, तो टोटल आउटकम हमारे 400 आ जाएंगे। 400 टोटल पॉसिबल आउटकम है, क्योंकि लास्ट में 0, 3 या 6 और 9 में से ही कोई एक हम गेस करेंगे, ठीक है, सारे थोड़ी गेस करेंगे। और एग्जैक्टली जो करेक्ट नंबर होगा उसमें ये तीनों के तीनों ही करेक्ट होंगे, ठीक है, तीनों ही हमारे नंबर्स एग्जैक्टली सेम ही होगा ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारा जो नंबर है वो है 473, तो यहाँ पे तो तीनों एग्जैक्ट है, तो एक ही वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू हमारे काम की है, टोटल आउटकम हमारे हैं 400, तो 1/400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन जो दिए हैं वो ऑप्शन ठीक नहीं है, 1/400 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, एक छोटी चीज़ जो यहाँ पे याद रखना सबसे ज़रूरी था वो ये था कि जीरो भी हमारा 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। सेकेंडली टोटल आउटकम हमारे 400 हो गए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। और यहाँ पे दिया था कि ये नॉलेज हम यूज़ कर रहे हैं कि लास्ट डेट एक मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारा टोटल आउटकम 400 आएंगे, जस्ट इन केस, बिकॉज ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये ऑप्शंस तब अप्लाई होते हैं जबकि यहाँ पे ये ना दिया होता कि इस नॉलेज का हम यूज़ कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन ये कहता कि हम इस नॉलेज को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम रैंडमली लास्ट की 3 डिजिट्स को गेस कर रहे हैं, तो टोटल आउटकम हमारे 1000 होते, क्योंकि हमने रैंडमली गेस किया, और तब हमारा प्रोबेबिलिटी 1/1000 आ जाता, क्योंकि एक ही कोई सही आंसर होता। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉक्स कंटेन्स 100 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 100. If 3 balls are selected from the box at random 1 by 1 and with replacement, what is the probability that the sum of the 3 numbers on the balls selected from the box will be odd? तो इस क्वेश्चन को बहुत कॉशियसली करना है। सबसे पहली बात जो इस क्वेश्चन में मेंशन है वो है विद रिप्लेसमेंट, यानी कि जो बॉल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हमने एक बॉल निकाली, उस बॉल पे नंबर लिखा है 56, बॉल पे हमने नंबर देखा, नंबर को नोट डाउन किया और फिर उस बॉल को वापस से रख दिया हमने बॉक्स में। ठीक है, विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये हुआ कि हमने बॉल को निकाल के रिजल्ट देखा और फिर उस बॉल को वापस रख दिया, यानी कि वो बॉल्स हमेशा 100 रहेंगी, निकाली फिर वापस रख दी तो बॉल का टोटल नंबर तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो 3 बॉल्स हमने सेलेक्ट की हैं बट विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट की हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 3 नंबर्स ऑन द बॉल्स विल बी ऑड। सम देखो कब कब 3 बॉल्स हैं हमारी, सम कब कब ऑड हो सकता है, अगर हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अगर तीनों इवन होंगे तब तो सम ऑड नहीं आ सकता ना, अगर तीनों ही इवन हुए तो सम तो इवन आएगा, यानी कि ऑड तो नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने किसी एक को चेंज कर दिया, यानी कि 2 इवन और 1 ऑड, तब सम ऑड हो जाएगा। ठीक है, या फिर तीनों ऑड हो तब भी सम ऑड हो जाएगा। तो सम ऑड सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब नंबर ऑफ ऑड्स हमारे ऑड हो। ठीक है, यानी कि 1 ऑड हो, क्लियर है, या 3 ऑड हो। अगर 2 ऑड होंगे
तो सम ऑड नहीं होगा, क्योंकि तब फिर सम हमारा हो जाएगा इवन प्लस ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा, तो ये तो इवन आ जाएगा, ये भी काम का नहीं है। तो यही दो केसेस हमारे बनेंगे, एक केस जबकि एक ऑड हो नंबर उनमें से सिलेक्टेड में से, और एक केस जबकि तीनों ही नंबर्स हमारे ऑड हो। क्लियर है? तो जब हम पहली बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम 100C3 नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल आउटकम हमारे 100C3 करके नहीं करेंगे, क्योंकि 100C3 तब करते हैं जब तीनों का सिलेक्शन एक साथ कर रहे हो, पर यहाँ पे 1 बाई 1 कर रहे हैं और विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, यानी कि वापस से बॉल रखते जा रहे हैं, तो बॉल 100 से 99 और 98 नहीं हो रहा है, 100 ही रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियरली जब पहली बॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो पहली बॉल हमारा दो केसेस लेंगे, एक केस लेते हैं जबकि इवन इवन ऑड हो, और एक केस जबकि तीनों ऑड हो, ठीक है। जब तीनों ऑड हो तब तो हमें क्लियरली पता है कि पहली बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 50/100 या 1/2, सीधे सीधे, क्योंकि 100 में से 50 इवन है, 50 ऑड है, ठीक है। तो डायरेक्टली 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। क्लियर है? ठीक है। जब इवन इवन ऑड होगा तो हमें कोई एक बॉल ऑड सेलेक्ट करनी है। अब ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं है कि वो ऑड लास्ट में आए, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो या तो लास्ट वाला ऑड होगा, या पहला वाला ऑड होगा, या दूसरा वाला ऑड होगा। भाई तीन जगह है, तीन में से किसी एक जगह ऑड आ सकता है, ठीक है। तो इस 3 को तो बाहर लिख लिया, तीन तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं ऑड का, यानी 3C1, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लेट अस से एक कोई भी अरेंजमेंट ले लो, इवन इवन ऑड है, तो इवन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, अगला इवन की भी 1/2, और ऑड की भी 1/2 ही तो होगी। तो इसको टोटल ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3C1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी कि ये हो गया 3/8, प्लस यहाँ पे आ गया 1/8, 3/8 प्लस 1/8 हो गया 4/8, विच इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहीं कोई समस्या? ठीक है। अब ये 1/2 हमने लिखा है 50/100 को, तो कन्फ्यूजन कहीं पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली 100 बॉल्स में से हाफ हाफ था, ठीक है। अगर 25 बॉल्स होती लेटेस्ट से 25 होती, तो इवन सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होती 12 इवन होते, 12/25, और ऑड सेलेक्ट करने की होती 13/25, ठीक है। बट यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे तो ऐसे ही करेंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बैग कंटेन्स 20 टिकट्स नंबर्ड 1 2 3 4 till 20, of which 3 are drawn at random and arranged in ascending order of numbers written on them। ठीक है, 20 टिकट्स हैं जिसमें से कि हमने 3 टिकट्स को ड्रॉ किया है और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ठीक है। इस बार टिकट्स को वापस नहीं रखा गया, एक साथ एक तरह से ड्रॉ किए गए 3, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया। लेटर से अगर टिकट्स हमारे सेलेक्ट होते 3 5 एंड 13, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने रख दिया, पहले 3 को रखा, फिर 5 को रखा, फिर 13 को रखा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने 3 टिकट्स को असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया। क्वेश्चन हमसे ये पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द मिडिल कार्ड इज 10। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यानी कि जब हम 3 टिकट्स को सेलेक्ट करेंगे तो मिडिल कार्ड जो हमारा होगा, बीच वाला, उसमें नंबर 10 होगा, यानी कि जो उसके बाद वाला नंबर है वो 10 से बड़ा होगा, जो उसके पहले वाला नंबर है वो 10 से छोटा होगा। तो एग्जैक्टली एक नंबर हमारा 10 से छोटा चाहिए हमको, एक नंबर 10 से बड़ा चाहिए, और एक नंबर 10 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे? ये बात समझ में आती है, यानी कि एक नंबर अगर 10 से छोटा चाहिए तो एक नंबर हमारा 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए, एक 10 से बड़ा चाहिए तो वो 11 से 20 के बीच में होना चाहिए, और एक तो 10 पे फिक्स्ड है ही है। टोटल आउटकम कितने होंगे? 20 में से 3 कार्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, टोटल आउटकम तो हमारे क्लियर है, टोटल तो 23 हो जाएंगे, ठीक। अब एक हमको चाहिए है 1 से लेकर 9 के बीच में, यानी कि पहले 9 में से एक सेलेक्ट करना है, तो 9C1, फिर एक एग्जैक्टली 10 चाहिए, तो एक ही कार्ड है उसी में से सेलेक्ट करना है, 1C1, यानी कि एक ही तरीका होगा। और फिर एक चाहिए हमको जो कि 11 से 20 के बीच में, यानी कि 10 कार्ड्स में से कोई एक, तो 10C1, विच विल बी इक्वल टू 9 इंटू 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 20C3, यानी कि 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 इंटू 2 से इसको काटेंगे, 6 3 18, 3 बच गया, 3 से ऊपर काटा, ऊपर 3 बच गया,
ठीक है, 20, 10, 2 बच गया नीचे, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3/38। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सिमिलर लैंग्वेज है, बस लास्ट में चेंज है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द कार्ड्स इज नंबर 10। इस बार ये कंडीशन नहीं है कि जो हमारा मिडिल कार्ड है वो 10 हो, कोई भी एक कार्ड नंबर 10 होना चाहिए। तो 3 केसेस बनेंगे भाई, या तो मिडिल में आएगा नंबर 10, या नंबर 10 पहले आएगा, या नंबर 10 सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन हम 3 केसेस क्यों बनाएंगे? हमें यह पता है कि एक कार्ड 10 होना चाहिए, बाकी कोई भी कार्ड कुछ भी हो चलेगा। तो टोटल आउटकम हमारे कितने हैं? 20C3। एक कार्ड चुपचाप से 10 ले लेना है, यानी कि 1 में से 1 ही सेलेक्ट करना है, और बचे हुए 2 सेलेक्ट करने हैं, बचे हुए 19 में से कोई भी चलेगा, यानी कि 19C2। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। 19C2 आ जाएगा 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2। 20C3 आ जाएगा 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो 19 इंटू 18 तो कैंसिल आउट हो गया सीधे सीधे। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 3/20। क्लियर है? दोनों ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस ये था कि ये क्वेश्चन अलग है जहां पे कि कह रहा है नंबर ऑन द मिडिल कार्ड शुड बी 10, और ये क्वेश्चन डिफरेंट है जो कह रहा है कि वन ऑफ द कार्ड्स इज नंबर 10। क्योंकि वन ऑफ द कार्ड्स इज नंबर 10 में 10 आखिरी भी नंबर हो सकता है, 10 पहला नंबर भी हो सकता है, और मिडिल वाला तो हो ही सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, probability of passing of 3 students X, Y, and Z in the one examination are 1/5, 1/4, and 1/3 respectively. So we have to find the probability if at least 2 students pass the examination. कम से कम 2 स्टूडेंट तो एग्जाम को पास करें। ठीक है, तो या तो X और Y पास करें, X पास, Y पास और Z फेल हो जाए, या तो X फेल हो, Y पास करे, Z पास करे। ठीक है, या तो X पास करे, Y फेल हो, Z पास करे, और या तो तीनों ही पास कर जाए। ये 4 हमारे केसेस बन गए। ठीक है, अगर X और Y पास कर रहे हैं, हमें पता है पास करने की प्रोबेबिलिटी तो डी हुई डायरेक्टली, यानी 1/5, 1/4, और Z को फेल करना है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/3। भाई Z के पास करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो फेल होने की क्योंकि 1 - 1/3 यानी कि 2/3, प्लस X फेल कर जाए, X के फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/5 यानी कि 4/5, इंटू Y पास करेगा 1/4, इंटू Z पास करेगा 1/3, प्लस X पास करे 1/5, Y फेल करे 1 - 1/4 यानी 3/4, इंटू Z पास करे 1/3, प्लस तीनों पास करे 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3। अब चुपचाप से ये 5 इंटू 4 इंटू 3 को नीचे लिख दो, 5 को 20 यहाँ 60, ऊपर आ जाएगा 2 + 4 + 3 + 1, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10/60, यानी आंसर हमारा आ जाएगा 1/6, ऑप्शन डी। ठीक है, एक जो छोटी सी चीज़ जो याद रखनी है, कई बार कई स्टूडेंट्स से गलती करते हैं कि यहाँ पे काटा पीटी चालू कर दो कि 4 से 4 को काट दिया, बट फिर वो बाद में आपको एलसीएम लेना ही है, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, आखिर के लिए बचा के रखना है ताकि क्वेश्चन में कैलकुलेशन हमारी बढ़े नहीं, कम हो जाए। ठीक है, डबल एफर्ट नहीं तो लगाना पड़ेगा अननेसेसरली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अना, बीना, छाया एंड दिया आर रनिंग अ 1 किलोमीटर रेस। अच्छा, यहाँ पे जैसे ये रेस लड़ रहे हैं तो यही एक हॉर्स रेसिंग वाला भी क्वेश्चन हो सकता था, सिमिलर क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। समझते चलते हैं कि अना, बीना, छाया एंड दिया आर रनिंग अ 1 किलोमीटर रेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम विनिंग द रेस इज 1/4, 1/5, 1/6 एंड 1/7 रेस्पेक्टिवली। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम विन्स द रेस। इन चारों में से कोई एक रेस को जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो, ऐसे केस में हमें थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, जैसे अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे स्टूडेंट्स पास कर रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब पास कर रहे हो तो यहाँ पे साथ में पॉसिबल है कि X और Y दोनों पास करें, जैसे हमने लिया भी है, या तीनों पास करें, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम प्रोबेबिलिटीज़ को कंसिडर करेंगे तो हम जैसे X और Y दोनों पास किए तो हमने जो उनकी पास होने की प्रोबेबिलिटी उनको मल्टीप्लाई किया,
ठीक है, क्योंकि x 1/5 प्रोबेबिलिटी से पास करता है, y 1/4 प्रोबेबिलिटी से पास करता है, दोनों पास करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें उसके लिए। लेकिन जब हम रेस कराएंगे किन्हीं लोगों के बीच में और विन करने की उनकी प्रोबेबिलिटी दी होगी, तो एक टाइम पे कोई एक ही जीत सकता है। यानी कि ये जो इवेंट्स हैं हमारी, ठीक है, ये सारी की सारी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो हमने लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, एग्जॉस्टिव तब होंगी जब सारी प्रोबेबिलिटीज जोड़ के हमारा जो सम है वो 1 आ जाए, अदरवाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो ये है ही है। यानी कि जब ए जीतेगी, अन्ना जीतेगी, तब बिना नहीं जीत सकती, जब बिना जीतेगी तो छाया नहीं जीत सकती, जब छाया जीतेगी तो दिया नहीं जीत सकती। कोई एक ही एक टाइम पे जीत सकता है। तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी वन ऑफ देम विंस द रेस, तो हम क्या करेंगे कि अन्ना जीतेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4, बिना जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, छाया जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6 और दिया जीतेगी इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7। तो अगर इनमें से कोई भी एक जीते तो सारी प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड कर देंगे चुपचाप से, ये हमारा आंसर होगा। इन चारों का जो एडिशन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 × 5 20 × 42 840। ठीक है, 420 हो जाएगा, लेकिन 840 ही मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ इट। तो 1/4 में ऊपर आ जाएगा 5 × 6 × 7 प्लस 4 × 6 × 7 प्लस 4 × 5 × 7 प्लस 4 × 5 × 6। ठीक है, तो 2 तो सीधे सीधे कॉमन आ रहा है, 2 तो कॉमन आ रहा है ना, 4 कॉमन नहीं आ रहा है। हाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो नीचे 420 हो जाएगा, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 5 3 15 7 105 प्लस 2 × 6 12 12 7 84 प्लस 70 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो 2 × 5 10 60 आ गए, 70 60 130 214 319, यानी कि 319/420, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ऑप्शंस बहुत दूर दूर थे काफ़ी, तो एक हम ये भी कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी हमें परसेंटेज वैल्यूज तो पता है ना, तो उससे भी कर सकते थे। 1/4 यानी कि 25%, 1/5 यानी कि 20%, 1/6 यानी कि 16.66%, प्लस 1/7 यानी कि 14.28%। अब इनको ऐड कर दो, 25 20 45, 45 प्लस 16 61, 61.66 प्लस 14 75.94% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बट इस समय ये पता चल गया 3/4 के आसपास आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी ही हमारा आंसर हो सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, जहां पे जैसे कैलकुलेशन आसान होगा, इसीलिए मल्टीपल तरीके हमें पता होने चाहिए, ताकि जो तरीका जहां पे काम आता हो, ठीक है, वो तरीका हम वहां पे अप्लाई करें तो हमारे लिए सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन रैंडमली सेलेक्टेड नॉन लीप ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 थर्सडेज। नॉन लीप ईयर है, मतलब क्या हुआ? नॉन लीप ईयर का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे? 365, 365 दिन है। हमको पता है कि किसी भी ईयर में 52 टोटल कंप्लीट वीक्स होते हैं। ठीक है, और पता कैसे है? 365 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा भाई? 52 बार पूरा का पूरा चला जाएगा 364। ठीक है, 1 रिमेनिंग बच जाएगा। तो जब नॉन लीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा जब हमारा, तो 1 रिमाइंडर होगा, यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा। और जब लीप ईयर होगा तो एक और एक्स्ट्रा दिन होगा, यानी कि 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 2 एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इतना हमें समझ में आना चाहिए, इसके बाद ही कहानी शुरू होती है। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि रैंडमली हमने एक नॉन लीप ईयर को सेलेक्ट किया है, यानी कि एक दिन हमारे पास एक्स्ट्रा है, और क्वेश्चन ये पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज और 53 थर्सडेज। 52 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 52 तो पूरे वीक होते हैं। एक एक्स्ट्रा जो दिन बचा है, वो एक्स्ट्रा दिन यानी कि जो साल का आखिरी दिन है, एक तरह से समझ लो एक्स्ट्रा दिन जो हुआ, ठीक है,
आखिरी को एक्स्ट्रा मान लो या पहले को एक्स्ट्रा मान लो, जिसको ही मान लो, ठीक है। तो अगर आखिरी को आप एक्स्ट्रा मानते हो तो अगर साल का जो आखिरी दिन है वो एक्स्ट्रा है तो वो आखिरी दिन या तो संडे हो या तो थर्सडे हो। तो है पता है टोटल हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हमारे काम के दिन क्या है, या तो संडे है वो काम का है या थर्सडे है वो काम का है। टोटल दिन 7 हैं तो 2/7 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/7, ऑप्शन बी। क्लियर है ये बात? ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम। अब लीप ईयर सेलेक्ट किया है इस बार, लीप ईयर यानी कि 2 एक्स्ट्रा डेज, ठीक है। तो जब 2 एक्स्ट्रा दिन आ रहे हैं और हमें चाहिए 53 संडेज, यानी कि एक एक्स्ट्रा संडे चाहिए हमको, यानी कि उन 2 एक्स्ट्रा दिन में एक दिन संडे होना चाहिए, है कि नहीं। 2 एक्स्ट्रा दिन जो आ रहे हैं तो 2 एक्स्ट्रा दिन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं भाई। एक तो सबसे पहली बात है दिन तो हमेशा लगातार आएंगे, ऐसा नहीं आएगा कि 2 एक्स्ट्रा दिन में से एक हमारा संडे हो एक ट्यूसडे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो या तो संडे और मंडे होंगे, या तो मंडे और ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे और वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे और थर्सडे होंगे, या थर्सडे और फ्राइडे होंगे, या फ्राइडे और सैटरडे होंगे, या सैटरडे और संडे होंगे। और इसके बाद फिर वापस कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि टोटल 7 ही तो ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। और 7 में से कौन कौन से ऑप्शन हमारे काम के हैं, वो ऑप्शन हमारे काम के हैं जबकि एक दिन संडे हो उनमें से, यानी कि पहला वाला ऑप्शन काम का है और आखिरी ऑप्शन काम का है। तो 2 हमारे काम के ऑप्शन हो गए। जब 2 एक्स्ट्रा डेज है 2/7, ठीक है, हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 काम के ऑप्शन है, टोटल ऑप्शन 7 है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आती है बात ये, ठीक है। अगला सवाल, इसकी क्या प्रायिकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 सैटरडेज और 52 संडेज, 53 शनिवार हो और 52 रविवार हो। एग्जैक्टली लिखा है 53 शनिवार हो और 52 रविवार हो। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एक्स्ट्रा दिन है हमारे, तो हमको सैटरडे तो एक्स्ट्रा चाहिए, सैटरडे तो एक्स्ट्रा चाहिए बट संडे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, संडे हमको सिर्फ 52 ही चाहिए। तो अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सैटरडे तो होगा एक्स्ट्रा दिनों में, संडे नहीं होगा, यानी कि फ्राइडे सैटरडे वाला कॉम्बिनेशन ही हमारे काम का होगा, ठीक है। जब सैटरडे एक्स्ट्रा आएगा तो या तो सैटरडे संडे भी हो सकता था, लेकिन उसके लिए हमें साफ साफ लिखा हुआ है ना कि संडे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारे काम का नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे काम का है 7 में से, फ्राइडे सैटरडे वाला। सिमिलर लॉजिक है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा, बस इस बार एक ही ऑप्शन हमारे काम का है, तो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है, अच्छा और आसान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीरज एंड रमन मीट एट अ पार्टी, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ शेयर द सेम बर्थडे। वी हैव टू इग्नोर द लीप ईयर, लीप ईयर हमको इग्नोर करना है, यानी कि ये मानना है कि साल में 365 दिन ही होते हैं, चाहे कोई भी साल हो। तो नीरज और रमन अगर एक पार्टी में मिलते हैं तो इसकी क्या संभावना है कि दोनों का जो जन्मदिन है वो एक ही दिन हो। अब यहाँ पे देखो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, यानी कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे। सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा, 365 दिन है, तो नीरज का बर्थडे 365 में से किसी भी दिन हो सकता है। सिमिलरली रमन का बर्थडे भी 365 में से किसी भी दिन हो सकता है। तो सैंपल स्पेस में 365 इंटू 365 इतने कॉम्बिनेशन आएंगे, है कि नहीं, ठीक है। काम के कॉम्बिनेशन कितने होंगे जब दोनों का बर्थडे एक ही दिन हो, वो एक दिन कौन सा होगा, कोई भी एक दिन हो सकता है साल का। तो काम के कॉम्बिनेशन जो हमारे होंगे फेवरेबल आउटकम होंगे, वो हो जाएंगे 365, ठीक है। और दोनों का बर्थडे सेम दिन होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो काम के आउटकम 365, टोटल सैंपल स्पेस 365 इंटू 365, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस इवेंट की, काम के आउटकम 365 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 365, एक 365 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/365, इजी पीजी, ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है ये बात, ओके। अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी सोच सकते हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करना। देखो कि नीरज और रमन है एक पार्टी में मिल रहे हैं, अब किसी ना किसी दिन तो उनका बर्थडे होगा, लेट अस से हम नीरज का बर्थडे फिक्स कर देते हैं, ठीक है भाई, नीरज का हम बर्थडे फिक्स कर देते हैं।
तो नीरज का बर्थडे किसी फिक्स कर देते हैं का मतलब है किसी दिन तो पड़ा होगा ना, ठीक है। तो वो एक पर्टिकुलर दिन है जिस दिन उसका साल में बर्थडे पड़ा है, साल में 365 दिन होते हैं। लेट अस से दिस इज द डे जबकि नीरज का बर्थडे पड़ा है। अब रमन का बर्थडे भी सेम दिन पड़ेगा तो हमारे लिए काम का है, ठीक है, अदरवाइज काम का नहीं है। तो रमन का बर्थडे 365 में से किसी भी दिन पड़ सकता है। तो अगर हम यहां से स्टार्ट करें कि 365 दिन में से कोई एक दिन है जो कि नीरज का बर्थडे है, कौन सा दिन है ये हमने फिक्स नहीं किया है, हाँ ये है कि कोई एक दिन है वो फिक्स्ड है, वो बात तो फिक्स्ड है ही, ठीक है। अब इसके बाद में हम रमन के बर्थडे के हिसाब से देखते हैं। तो रमन के पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, यानी सैंपल स्पेस हमारा कितना बनेगा, टोटल संभावनाएं हैं रमन के पास 365, ठीक है। रमन के पास चॉइसेस हैं 365 चॉइसेस हैं, पर काम की चॉइस कितनी है, सिर्फ और सिर्फ वही चॉइस काम की है जबकि रमन का बर्थडे भी एग्जैक्टली उसी दिन पड़े जिस दिन नीरज का बर्थडे पड़ रहा है, ठीक है। वो दिन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो जो भी दिन है उसी दिन पड़ना चाहिए रमन का बर्थडे, यानी रमन के लिए जो काम की चॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ठीक है। सिर्फ एक चॉइस उसके लिए काम की है जिस दिन बर्थडे दोनों का सेम दिन पड़ेगा, तो 1/365 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आती है बात ये, ओके। यहीं पे अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैविंग डिफरेंट बर्थडेज के लिए क्या करेंगे, सेम बर्थडे वाले को प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे 1 - 1/365, ठीक है। या वैसे सोचते तो हमें पता है सैंपल स्पेस है 365 इंटू 365 और दोनों का डिफरेंट दिन पड़ना है, तो पहले वाले के लिए तो ऑप्शन 365 है, किसी भी दिन पड़े, लेकिन दूसरे वाले का जिस दिन पहले वाले का पड़ रहा है उस दिन नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि उसके पास एक ऑप्शन कम हो जाएगा, तो 365 इंटू 364, ठीक है। आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। जैसे ये क्वेश्चन सोचा था इसके हिसाब से सोचते तो हमें पता है कि नीरज का बर्थडे किसी एक दिन तो पड़ा होगा ना, ठीक है। 365 दिन टोटल थे। अब रमन के लिए हमारे पास टोटल चॉइसेस तो 365 है, लेकिन काम की चॉइस कितनी है, बस इस एक दिन नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि काम की चॉइसेस होंगी 365 - 1, ओके। हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीरज एंड रमन मीट एट अ पार्टी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैविंग डिफरेंट बर्थडेज इफ इट इज नोन दैट नीरज वाज बोर्न इन जनवरी। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों का बर्थडे अलग अलग दिन हो जबकि नीरज जनवरी में पैदा हुआ है। जब हम अब समझ चुके हैं, ठीक है, तो हमें क्लियर है कि अगर नीरज जनवरी में पैदा हुआ है तो जनवरी में तो देखो किसी दिन नीरज का बर्थडे होगा, किसी ना किसी दिन तो होगा, ठीक है। जनवरी में नंबर ऑफ डेज कितना होता है 31, तो इन 31 में से किसी भी दिन होगा। अब रमन का बर्थडे हमें उस दिन नहीं चाहिए है, एक सेकेंड, यहां पे एक गड़बड़ है कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो पूछ रहा था, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि नीरज एंड रमन बोथ वर बॉर्न इन जनवरी, तभी इसका मतलब बनता है जो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। नीरज और रमन दोनों का ही, ओके, दोनों का जो जन्मदिन है वो जनवरी में ही था। अब रमन का हमें जो बर्थडे चाहिए वो जनवरी में ही है, बट उस दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन नीरज का है, यानी कि टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं 31, लेकिन बस वो एक दिन घटा देना पड़ेगा हमको 31 में से रमन के लिए, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 30/31, ऑप्शन सी। क्लियर है, ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर रमन का भी बर्थडे जनवरी में नहीं पड़ रहा है तो फिर ये क्वेश्चन ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हो गया वो, भाई फिर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि फिर अगर हम इस तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हमें पता है कि टोटल सैंपल स्पेस हमारा कितना बना, भाई नीरज का तो जनवरी में ही होना है 31 ऑप्शन है, और रमन का अगर जनवरी में नहीं होना तो रमन के पास तो पूरे 365 ऑप्शन है, टोटल सैंपल स्पेस है। काम का क्या होगा, भाई नीरज के लिए तो 31 ही रहेगा, रमन का उस एक दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन नीरज का, यानी कि 365 - 1 364, तो आंसर अभी भी 364/365 ही आएगा अगर दोनों का जनवरी में नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो आंसर हमारा ये होगा, लैंग्वेज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ बॉक्स देर आर 8 रेड 7 ब्लू एंड 6 ग्रीन बॉल्स, 8
लाल गेंदे हैं, 7 नीली गेंदे हैं, 6 हरी गेंदे हैं, यानी कुल कितनी गेंदे हो गई? 8 + 7 + 6, 8 7 15 6 21 बॉल्स हो गई। एक गेंद हमने रैंडमली पिक की है, वन बॉल इज पिक्ड रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड नॉर ग्रीन? ना तो रेड होनी चाहिए ना ग्रीन होनी चाहिए, तो अगर रेड भी नहीं होगी ग्रीन भी नहीं होगी तो क्या बचा? ब्लू होगी डेफिनेटली फिर, और क्या? ब्लू बॉल होगी। और ब्लू बॉल हमारी कितनी है? 7 है, तो काम की बॉल्स है हमारी 7। अगर 7 में से कोई एक बॉल सेलेक्ट हो, टोटल हमारे पास बॉल्स हैं 21, यानी 21 में से कोई एक सेलेक्ट होगी तो टोटल आउटकम होंगे 7/21 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 1/3, ऑप्शन बी। क्लियर? टिक टिक। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 4 red balls, 5 green balls and 6 white balls. A ball is drawn at random from the box. What is the probability that the ball drawn is either red or green? इस बार क्या है? या तो रेड हो या ग्रीन हो, either red or green है। ठीक है, टोटल बॉल्स हमारी कितनी है? 4 + 5 + 6, 4 5 9 6 15, और चाहिए या तो लाल हो या हरी हो। लाल बॉल्स है हमारी 4, ग्रीन बॉल्स है हमारी 5, तो 4 + 5 डिवाइड बाई टोटल 15, 9/15 हमारा आंसर हो जाएगा सीधे सीधे, यानी कि 3/5, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज सेइंग ए बैग कंटेन्स 6 white and 4 black balls। 6 white balls हैं, 4 black balls हैं, वो 2 balls are drawn at random। इस बार 2 बॉल्स हमने रैंडमली ड्रॉ की हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द सेम कलर। दोनों बॉल्स सेम कलर की हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्योंकि हम 2 बॉल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर दोनों सेम कलर की होनी है तो या तो दोनों वाइट होंगी, बोथ वाइट, या तो दोनों ही ब्लैक होंगी, बोथ ब्लैक। अगर दोनों वाइट हैं तो 6 में से 2 सेलेक्ट की होंगी हमने, 6C2। अगर दोनों ब्लैक हैं, 4 में से 2 सेलेक्ट की होंगी, 4C2। ठीक है, तो टोटल हमारे काम के तरीके आ गए 6C2 + 4C2। टोटल तरीके कितने होंगे? 6 4 10 बॉल्स हैं, 10 में से 2 सेलेक्ट करनी है, 10C2 हमारे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6C2 कितना होगा? 6 × 5/2 यानी 15, 4C2 हो जाएगा 4 × 3/2 यानी कि 6, 15 + 6 बटे 10C2 हो जाएगा 10 × 9/2 यानी 45, 21/45 विच इज 7/15, है कि नहीं? ठीक है, आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर क्यों हो, तो बस 1 में से 7/15 माइनस कर देते हैं, आंसर आता है 8/15। ठीक है, या अगर वैसे भी हमें पता है दोनों डिफरेंट कलर की हैं तो एक वाइट होगी एक ब्लैक होगी। वाइट चुनने के तरीके 6, क्योंकि एक वाइट है। ब्लैक चुनने के तरीके 4, 6 × 4, टोटल तरीके 10C2 यानी कि 24/45, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 2 red 3 green and 2 blue balls, so 2 balls are drawn at random। 2 बॉल्स हमने रैंडमली ड्रॉ की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन इज ब्लू? कि निकाली गई कोई भी गेंद जो हमारी है वो नीली नहीं है। ठीक है, जब 2 गेंदें हमने निकाली हैं तो कोई भी गेंद अगर हमारी नीली नहीं है तो काम के आउटकम हमारे क्या होंगे भाई? 2 रेड + 3 ग्रीन, इन्हीं में से हमें 2 बॉलें निकालनी होंगी, वो हमारे काम के आउटकम होंगे अगर नीली नहीं चाहिए तो। ठीक है, यानी कि 5 में से 2 निकालनी है, और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल 7 बॉल्स हैं, 7C2, 7 में से 2 निकालो, फिर 5C2 हो जाएगा 10, 5 × 4/2, 7C2 हो जाएगा 7 × 6/2 यानी कि 21, 10/21, ऑप्शन सी, इजी पीजी। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है बैग कंटेन्स 6 white and 4 red balls। तो बैग में 6 सफ़ेद गेंदे हैं, 4 लाल गेंदे हैं, 3 गेंदे हम निकाल रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक लाल हो और बाकी 2 सफ़ेद हो, एक लाल 2 सफ़ेद। ठीक है, यानी कि 1 रेड और 2 वाइट। तो काम के आउटकम कितने हुए? 4 लाल गेंदे हैं, 4 में से 1 4C1, 6 में से 2 6C2 वाइट के लिए, और डिवाइड बाई टोटल है 10 में से 3 ले रहे हैं 10C3। 4C1 तो 4 ही आ जाएगा, 6C2 आ जाएगा 6 5, 6 × 5/2 यानी 15, डिवाइड बाई 10C3 यानी कि 10 × 9 × 8 डिवाइड बाई 3 × 2। ठीक है, 2 से काटा 4 आया, 4 से 4 कट गया, 9 को 3 से काटा 3 बचा, 3 से ऊपर काटा 5 बच गया, 5 से नीचे काटा
2 बच गया, यानी 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए जार कंटेन्स 2 ब्लैक बॉल्स एंड 1 वाइट बॉल। 2 ब्लैक बॉल्स हैं एक जार में, 2 वाइट और 1 वाइट बॉल है। इफ अ बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द जार एंड रिमूव्ड and then a second ball is selected from the jar and removed, what is the probability that second ball is white? क्वेश्चन ये कह रहा है पहले हमने एक बॉल को सेलेक्ट किया है, रैंडमली सेलेक्ट किया है और फिर रिमूव कर दिया जार से। इसके बाद में हमने सेकंड बॉल को सेलेक्ट किया है जार से और फिर रिमूव किया है। सो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सेकंड बॉल वाइट है। हमने ये एग्जाम्पल पहले सेशन में भी लिया था, एग्जाम्पल यानी कि ये क्वेश्चन तो नहीं, बट ऐसा एक एग्जाम्पल लिया था ये समझने में कि कौन सी इवेंट्स हमारी डिपेंडेंट होती हैं, कौन सी इंडिपेंडेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड बॉल वाइट है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो पहली बॉल हमने निकाली है वो वाइट थी या ब्लैक थी। ये उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि तभी हमारा उस हिसाब से ही जार में नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो रहा है ना, वाइट और ब्लैक। ठीक है, तो दोनों केसेस हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। अब पहला केस तो हमारा ये बना कि जो पहली बॉल हमने निकाली है, फर्स्ट बॉल, ठीक है, वो फर्स्ट बॉल हमने जो निकाली है वो है वाइट। दूसरा केस बनेगा जबकि जो फर्स्ट बॉल हमने निकाली है वो है ब्लैक। फर्स्ट बॉल वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी भाई? इनिशियली हमारे पास 2 ब्लैक बॉल हैं, 1 वाइट बॉल है, यानी टोटल 3 बॉल्स हैं। ठीक है, जिनमें से कि 1 वाइट है, तो पहली बॉल वाइट निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। ठीक है, सिमिलरली पहली बॉल ब्लैक निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। अब जब हमने पहली बॉल अपनी वाइट निकाल ली है तो वाइट बॉल बची कितनी? एक ही तो वाइट बॉल थी, वाइट बॉल खत्म हो गई, तो अब सेकंड बॉल वाइट क्या निकल सकती है? इज इट पॉसिबल? या वैसे देखें तो काम के आउटकम अब 0 है। ठीक है, टोटल बॉल्स बची हैं 2, यानी कि 0 पॉसिबिलिटी है कि पहली बॉल सेकंड बॉल हमारी वाइट निकले अब। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल वाइट निकली 1/3, सेकंड बॉल वाइट निकले 0 प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉल ब्लैक निकाली, 2/3 से निकल गई एक ब्लैक, अब एक ब्लैक और एक वाइट बचा होगा। ठीक है, इसके बाद में भाई एक ब्लैक और एक वाइट बचा होगा, इसके बाद में 2 ब्लैक बची थी, वाइट बची ही नहीं थी, 0 वाइट थी। ठीक है, तो अब जब एक वाइट बचा है हमारे पास, टोटल बॉल्स 2 हैं, तो सेकंड बॉल वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। दोनों को चुपचाप से ऐड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/3, ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, समझ में आती है बात? अगला क्वेश्चन लेते हैं। A bag contains 5 blue and 10 green balls. If 2 balls are drawn from the bag one after another without replacement, ठीक है, यानी कि हमने बॉल निकाल ली तो निकाल ली, उसके बाद वापस नहीं डाली हमने बॉल। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ग्रीन? 5 नीली हैं, 10 हरी गेंदें हैं। 2 गेंदें बैग से एक के बाद एक अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या संभावना है कि दोनों ही गेंदें हमारी हरी निकलें? तो एक तरह से हम 2 गेंदें निकाल रहे हैं, ठीक है, और दोनों ही हरी हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो हमारे काम के आउटकम क्या होंगे जब दोनों ही गेंदें हरी गेंदों में से निकाल रहे हैं, यानी कि 10C2। टोटल आउटकम कितने हैं? 15 में से 2 गेंदें निकाल रहे हैं, यानी 15C2। 10C2 हो जाएगा 10 × 9/2 यानी 45, 15C2 हो जाएगा 15 × 14/2 यानी 15 सत्ते 105। तो ये 15 3 45, 15 सत्ते 105, 3/7 हमारा चुपचाप से ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा सा रिपीटिशन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 ब्लू हैं, 10 ग्रीन बॉल हैं। एक बॉल को हमने बैग से ड्रॉ किया, कलर नोट किया और फिर वापस से बैग में रख दिया। ठीक है, वापस से बैग में रख दिया, यानी कि बैग में नंबर ऑफ बॉल्स नहीं चेंज हुआ। फिर एक बार फिर से हमने बॉल को ड्रॉ किया रैंडमली, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम ऑफ बोथ ड्रॉज वाज अ ग्रीन बॉल? ठीक है, आउटकम ऑफ बोथ ड्रॉज वाज अ ग्रीन बॉल। तो यहाँ पे क्या होगा मामला? पहली भी ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी भी ग्रीन होनी चाहिए। पहली ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी भाई? 10 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल 15 हैं, तो पहली ग्रीन निकले 10/15।
और क्योंकि निकाल के वापस रख रहे हैं तो बाद में भी तो यही हाल बचेगा, 5 ब्लू और 10 ग्रीन, तो सेकंड वाली ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी भी एग्जैक्टली यही होगी, 10/15। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10/15 होता है 2/3, यानी 2/3 इंटू 2/3 आ जाएगा हमारा आंसर 4/9, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? कोई समस्या? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा रिफाइन करते हैं, ठीक है, ताकि समझ को और बेहतर करें। देखो यहाँ पे हम ये करते हैं कि पहली बॉल हमने ड्रॉ की, कलर देखा उसका, ठीक है, और अगर उसका कलर ग्रीन था तब तो कोई दिक्कत नहीं, हमने वैसा का वैसा उसको वापस रख दिया। अगर उसका कलर ब्लू था, लेट अस से हमने ब्लू बॉल निकाली, ठीक है, मतलब कि हमने बॉल निकाली और बॉल निकली ब्लू। अगर उसका कलर ब्लू था तो हमने उस बॉल को हटा के ग्रीन बॉल बैग में वापस डाल दी, ठीक है। अगर ग्रीन था तब तो वैसे का वैसे ही डाल दिया। अगर कलर ब्लू निकला तो फिर हमने ब्लू को हटा के ग्रीन बॉल वापस डाल दी, मतलब कि कोई दूसरी बॉल या ब्लू वाली बॉल को ही ग्रीन रंग के डाल दिया, ठीक है। तो जब ब्लू बॉल निकलेगी तो हम ग्रीन बॉल वापस डालेंगे, ब्लू नहीं डालेंगे। जब ग्रीन निकलेगी तब तो ग्रीन ही वापस डालेंगे। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछे कि आउटकम ऑफ ड्रॉज वाज ए ग्रीन बॉल, तो क्या आंसर होगा? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल कर दिया हमने, थोड़ा सा मुश्किल कर दिया, बट आंसर क्या होगा? तो अब हमारे पास दो केस बनेंगे। पहला केस तो बना कि जबकि हमारी जो पहली बॉल है, जो पहली बॉल हम निकाल रहे हैं वो फर्स्ट बॉल हमारी, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक। फर्स्ट बॉल हमारी ग्रीन निकले तब सेकंड ग्रीन निकालनी है। दूसरा है फर्स्ट बॉल हमारी ब्लू निकले, ठीक है। इस बार क्वेश्चन यही है लास्ट में कि आउटकम ऑफ सेकंड ड्रॉ इज ग्रीन, ठीक है। फर्स्ट दोनों बार अगर ग्रीन निकाल रहा है तब तो आंसर हमारा यही आएगा जो पहली बार आया। इस बार सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछ रहा है कि आउटकम ऑफ सेकंड बॉल इज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इस बार फर्स्ट ब्लू निकली है और सेकंड हमें ग्रीन निकालनी है, ठीक है। सिर्फ ये मैटर करता है, सेकंड ड्रॉ में हमारी ग्रीन बॉल निकलनी चाहिए। पहली बॉल में कुछ भी, पहली बार में कुछ भी निकला हो, क्योंकि पहली बार अगर ग्रीन ही निकलना था तो फिर तो प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉ में ग्रीन निकलेगी, ये तो 10/15 यानी 2/3 है, और वापस से रख दिया है अंदर, तो अगर ग्रीन निकली थी तब तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो 2/3 इंटू 2/3 हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस में क्या होगा, पहली ब्लू निकले, 5 ब्लू है यानी 5/15, लेकिन अगर पहली ब्लू निकली है तो ब्लू को हटा के हमने ग्रीन वापस डाल दी बॉल, यानी कि बॉल्स अब अंदर कितनी बची, 4 ब्लू बची, क्योंकि एक ब्लू कम हो गई, जो ब्लू निकल गई, और 10 ग्रीन थी, एक हमने ग्रीन वापस से डाल दी, यानी कि ग्रीन हमारी हो गई है 11, ठीक है। तो अब हमारा सेकंड ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/15, ठीक है, यानी कि 1/3, तो ये आ गया हमारा 4/9 प्लस 11/45, तो आंसर हो जाएगा 45 बाहर आ गया, 31/45, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है, डिफरेंट क्वेश्चन बनाया, तब ये आंसर आएगा हमारा। प्रोबेबिलिटी इस बात की कि सेकंड बॉल इज ग्रीन, सेकंड इज ग्रीन, ओके। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डिब्बे में 36 गेंदें हैं, कुछ लाल हैं और बाकी कुछ नीली हैं, यानी कि हमें मेंशन बताया नहीं है कितनी लाल है कितनी नीली है। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज 5/9। एक ब्लू बॉल ड्रॉ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/9, ठीक है। टोटल 36 बॉल्स हैं और ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 5/9। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि काम की बॉल्स हमारी अगर 5x हैं, टोटल बॉल्स हमारी 9x हैं, और टोटल तो हमें पता है टोटल 9 की वैल्यू कितनी है, 9 यूनिट हमारा 36 के बराबर है, 9 इंटू 4 इज 36, तो ये वैल्यू जो होगा ब्लू बॉल्स हमारी कितनी होंगी, 5 इंटू 4 यानी 20, इजंट इट सो, यानी 20/36 हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा ब्लू बॉल निकालने का, है कि नहीं। कट पिट के वो 5/9 रह गया, और यहां से हमें ये पता चल गया कि 20 हमारी ब्लू बॉल्स हैं 36 में से, तो अगर 20 ब्लू है तो बची हुई 16 रेड होंगी। क्या ये बात समझ में आती है? और जैसे ही ये बात समझ में आ गई तो फिर आगे का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड एंड अ ब्लू बॉल इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली। 2 बॉल्स अब हम ड्रॉ कर रहे हैं रैंडमली, तो प्रोबेबिलिटी हमारा नीचे तो आएगा टोटल आउटकम 36C2,
और ऊपर आ जाएगा एक ब्लू चाहिए यानी 20C1, एक रेड चाहिए यानी 16C1, यानी 20 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 35 डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से काटा, ये बचा 18। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे 9 बचेगा, ऊपर बचा 8, और 35 को 5 से काटा 7 बचा, ऊपर बचा 4, 4 8 32, 963, 32/63 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बैग कंटेन्स 18 बॉल्स, 18 बॉल्स हैं, कुछ रेड हैं कुछ ब्लू हैं। इफ अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज पी। ठीक है, इफ अ बॉल इज ड्रॉन रैंडमली द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज पी। इफ 12 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल नाउ इज 3p। 18 बॉल्स थी, कुछ रेड थी कुछ ब्लू थी, कुछ रेड हैं कुछ ब्लू हैं। अगर एक बॉल को हम रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी कि हमने रेड बॉल ड्रॉ की है, ये है p। अगर 12 और रेड बॉल को हम बैग में पुट कर दें, ठीक है, 12 और रेड बॉल को अगर हम बैग में पुट कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल नाउ इज 3p, यानी 3 टाइम्स हो जा रही है। ठीक है, लेकिन अब बैग में नंबर ऑफ बॉल्स भी तो चेंज हो रही है ना। अगर हम 12 बॉल्स और ऐड कर रहे हैं तो 18 + 12 यानी कि अब नंबर ऑफ बॉल्स हो जाएंगी हमारी 30, और रेड बॉल्स अगर पहले x थी तो अब हो जाएंगी x + 12। नहीं, और अगर पहले रेड बॉल्स x थी तो रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी यानी p की वैल्यू क्या होगी, p हमारा होगा x/18। ठीक है, और अब क्या होगा, रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी अब 3p हो गई है, 3p की वैल्यू क्या होगी, अब रेड बॉल है x + 12 यानी x + 12/30। ठीक है, दिस इज 3p, यानी कि x + 12/30 इज 3 टाइम्स p यानी 3 टाइम्स x/18। क्लियर है भाई? इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। 3 से काटा 6 बचा, 6 से काटा यहाँ 5 बचेगा, यानी कि x + 12 इज इक्वल टू 5x। सो 5x - x, 4x इज इक्वल टू 12, यहाँ से x आ जाएगा 3। तो यानी कि इनिशियली 18 में से 3 हमारी रेड बॉल थी, 3 रेड को घटा दोगे यानी कि 15 हमारी ब्लू बॉल्स थी। ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉक्स कंटेन्स 3 एप्पल्स, 7 ऑरेंजेस एंड 5 बनानास, 4 फ्रूट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक, 4 फ्रूट हमने सेलेक्ट किए हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक एक करके निकाले हैं और कोई रिप्लेसमेंट नहीं किया है। एज्यूमिंग दैट यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन द फ्रूट्स व्हेन यू सेलेक्ट देम, ऑब्वियसली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि एप्पल का शेप अलग है, ऑरेंज का शेप अलग है, बनाना की शेप अलग है, तो देख के समझ में आता है। तो ये एज्यूम करना है हमको कि हम डिफरेंस नहीं बता पा रहे हैं उनके बीच में। सो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आर बनानास एंड नन आर एप्पल्स, यानी कि 2 बनानास है और कोई भी अगर एप्पल नहीं है तो बचे हुए क्या होंगे, 2। 4 हमने सेलेक्ट किए हैं तो 2 तो बनाना हो गए हमारे, और अगर एक भी एप्पल नहीं है यानी कि बचे हुए 2 हमारे ऑरेंजेस होंगे। तो काम का क्या हो गया हमारा, 2 बनाना यानी कि 5C2 इंटू 2 ऑरेंज यानी कि 7C2, और टोटल हो जाएंगे 7 5 12 3 15 15C4। 5C2 आ जाएगा 10, 7C2 आ जाएगा 21, 15C4 आ जाएगा 15, 14 13 12 बटे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 इंटू 3 12, 12 से 12 तो कट गया, 2 से काटा ये 7 बचा, 7 से काटा ऊपर 3 बचा, 3 से काटा नीचे 5 बचा, 5 से काटा ऊपर 2 बचा। ठीक है, तो आ गया 2/13 आंसर हमारा, ऑप्शन बी। क्लियर? ओके,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 8 फ्रूट्स हैं, 3 एप्पल, 3 ऑरेंजेस और 2 गुआवास। तो अतुल टेक्स अ फ्रूट एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट एंड देन विनीता टेक्स अ फ्रूट एट रैंडम। पहले अतुल ने एक फ्रूट निकाला है रैंडमली, फिर विनीता ने एक फ्रूट निकाला है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अतुल विल गेट एन ऑरेंज एंड विनीता विल गेट एन एप्पल? ओके, ठीक है। तो अतुल ने पहला फ्रूट निकाला है, ये हमें गिवन है। अतुल टेक्स ए फ्रूट एंड देन विनीता, यानी कि ऑर्डर हमें गिवन है। ऐसा नहीं है कि अतुल और विनीता ने एक फ्रूट निकाला है, ठीक है। तो अतुल ने पहले एक फ्रूट निकाला है, फिर विनीता ने फ्रूट निकाला है। जब अतुल फ्रूट निकाल रहा है तो हमारे पास 3 एप्पल्स हैं, 3 ऑरेंजेस हैं, 2 गावास हैं। तो अब अतुल ने फ्रूट निकाला है, उसको चाहिए क्या? ऑरेंज। यानी उसके लिए काम के आउटकम कितने हैं? 3। 3 में से कोई एक निकाल ले, टोटल आउटकम है 3 + 3 + 2 8। 3/8 हो जाएगा। ये प्रॉबिलिटी हो जाएगी अतुल के एक ऑरेंज निकालने की, ठीक है। अब अतुल एक ऑरेंज निकाल चुका है, तो अब बचे हुए फ्रूट क्या होंगे? 3 एप्पल बचे हैं, 2 ऑरेंज बचे हैं और 2 गुआवा बचे हैं, टोटल 7 बचे हैं। अब विनीता को निकालना है क्या? एक एप्पल। 7 फ्रूट हैं, टोटल आउटकम 7 है। काम के आउटकम कितने हैं? 3 विनीता के लिए, क्योंकि विनीता को एप्पल निकालना है। 3/7 प्रॉबिलिटी हो जाएगी विनीता के एप्पल निकालने की, और दोनों चीज़ें मैच करनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/8 × 3/7 यानी कि 9/56 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है द प्रोबेबिलिटीज दैट ए एंड बी विल टेल द ट्रूथ आर 2/3 एंड 4/5 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे देखो मतलब क्या हुआ कि अगर 2/3 हमें प्रोबेबिलिटी दिया हो ए के सच बोलने की, तो मतलब क्या हुआ कि 2/3 अगर प्रोबेबिलिटी है ए के सच बोलने की, यानी कि अगर टोटल 3 मौके दिए जाएंगे तो 2 मौकों पे ए सच बोलेगा, ठीक है। 3 में से 2 मौकों पे ए सच बोलेगा और 1 मौके पे ए झूठ बोलेगा, ठीक है। तो 2/3 प्रोबेबिलिटी है ए के सच बोलने की, 4/5 प्रोबेबिलिटी है ए के बी के सच बोलने की। क्वेश्चन हमसे ये पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल एग्री विद ईच अदर व्हाइल नरेटिंग द सेम इंसिडेंट। तो जब वो एक इंसिडेंट बता रहे होंगे तो दोनों के दोनों एक दूसरे से एग्री करें, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, एग्रीमेंट कब कब हो सकता है? 2 तरीकों से एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। एक तो कई बार आप भी जानते ही होंगे, कई बार किया होगा ऐसा, कई बार झूठ बोलने में भी एग्रीमेंट होता है ना, कि आपने अपने दोस्त से बात किया, ठीक है, बताया कि अगर घर से फ़ोन आया तो ऐसा बोल देना, वगैरह वगैरह। झूठ बोलने का भी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। झूठ भी 2 लोग एक तरह का बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ सच ही एक तरह का बोलें, ठीक है। सच भी एक तरह से बोला जा सकता है, सच तो एक ही है तो एक ही तरह से बोला जाएगा, और झूठ भी एक तरह से बोला जा सकता है। तो एग्रीमेंट दोनों तरह से हो सकता है। एक हो सकता है कि ए और बी दोनों सच बोल रहे हो, और दूसरा हो सकता है ए और बी दोनों झूठ बोल रहे हो। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ए की है 2/3, बी की है 4/5, तो दोनों सच बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 × 4/5। और दोनों झूठ बोलें, एक ही झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया है? 1 - 2/3। और ऐसे ही बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 4/5, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों के एग्रीमेंट की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी एग्री, ठीक है। यानी 2 × 4 8/15 प्लस 1/3 × 1/5 यानी कि 1/15, यानी आंसर आ जाएगा 9/15 विच इज 3/5 ओनली। ओके, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 75% ऑफ केसेस, ठीक है। 75% केसेस में ए सच बोलता है और 80% केसेस में बी सच बोलता है। 75% कितना हुआ? 3/4, 80% 4/5, यानी कि ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 4/5। कितने प्रतिशत मामलों में एक ही घटना का वर्णन करते हुए वे एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या हुआ कि या तो ए सच बोले और बी झूठ बोले, ठीक है, लाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, झूठ बोले, या फिर
ए झूठ बोले एंड बी सच बोले। तो अगर ए सच बोल रहा है प्रोबेबिलिटी होगी 3/4 और बी को झूठ बोलना है प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 4/5 यानी कि 1/5। सिमिलरली ए झूठ बोले प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/4 यानी कि 1/4 और बी सच बोले प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे दोनों ही केसेस में। ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1/5 यानी कि 3/20 प्लस 4/20 यानी कि 7/20 हो गया। अब परसेंटेज में निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। ठीक है, 1/20 वैसे भी होता है 5%। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 35%। क्लियर, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। या फिर डायरेक्टली परसेंटेज में निकालना हो तो ऐसे करते हैं इसको, वो भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में। अगर कंफर्टेबल हो तो अच्छी बात है, नहीं कंफर्टेबल हो तो ये तरीका तो बता ही दिया है कि ए सच बोल रहा है, बी को झूठ बोलना है। ठीक है, बी के झूठ बोलने की पॉसिबिलिटी कितनी है 20% यानी 1/5। ठीक है, तो ए सच बोल रहा है 75%, बी झूठ बोल रहा है 1/5। 75% इंटू 1/5, एक को परसेंटेज रखो एक को फ्रैक्शन रखो, 75%। ठीक है, ये पहले वाले केस में जैसे देख लें कि अपना आ जाएगा 75% इंटू 1/5 प्लस ए झूठ बोल रहा है तो हो गया 25% और बी को सच बोलना है तो 25% इंटू 4/5। तो ये क्या आ जाएगा 75% इंटू 1/5 यानी कि 15% प्लस 25% इंटू 4/5 यानी कि 20%। तो आंसर आ जाएगा 35%। क्लियर है, तो वर्बली हो जाएगा ये क्वेश्चन। समझ रहे हो? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संजय, एकांश एंड नमन आर 3 फ्रेंड्स। संजय, एकांश और नमन 3 दोस्त हैं। ठीक है, संजय स्पीक्स ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। संजय 4 में से 3 बार सच बोलता है, एकांश 5 में से 4 बार सच बोलता है और नमन 5 में से 3 बार सच बोलता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम नरेट्स एन इंसिडेंट ट्रूथफुली। कम से कम उनमें से एक तो सच बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पॉज करके खुद से जरूर अटेम्प्ट करना है। कम से कम उनमें से एक सच बोले। अब बजाय इसके हम केस बनाने की कि एक केस बनाए कि सिर्फ संजय सच बोलेगा बाकी दोनों झूठ बोलेंगे, एक केस जब एकांश सच बोलेगा बाकी दोनों झूठ बोलेंगे और एक केस जबकि नमन सच बोलेगा और बाकी दोनों झूठ बोलेंगे। ये तो एक तरीका हो गया, पर क्या ये लंबा तरीका नहीं हो गया है कि नहीं? इतना क्यों करेंगे हम सीधे सीधे क्या करेंगे, ये निकाल लेते हैं कि सारे के सारे झूठ बोलें, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और 1 में से यानी टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हम उसको माइनस कर दें, उन केसेस को माइनस कर दें जब सारे झूठ बोलेंगे तो हमें वो केसेस मिल जाएंगे, जबकि कम से कम एक तो सच बोल रहा होगा। ठीक है, अब या तो सिर्फ एक सच बोले या 2 सच बोले, क्योंकि मल्टीपल केसेस बनेंगे वहां पे। भाई एक सच बोल रहा था या 2 सच बोलेंगे या 3 सच बोलेंगे तो वो तो केसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे हम निकाल लेते हैं कि कोई भी सच नहीं बोल रहा, सारे झूठे हैं। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ऑल आर लाइंग। तो 3/4 है संजय की प्रोबेबिलिटी, यानी कि संजय झूठ बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4। एकांश झूठ बोलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। और नमन झूठ बोलेगा, ज़्यादा ही झूठ बोल रहा है नमन, तो नमन झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। 1 - 3/5 2/5। तीनों झूठ बोलेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो चुपचाप से, तो ये हो जाएगा 2/100 यानी 1/50। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट 1 स्पीक्स ट्रूथ, ये हो जाएगी 1 - 1/50 विच इज 49/50। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 ऑफ देम नरेट एन इंसिडेंट ट्रूथफुली। ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सच बोलें, बाकी सब झूठ बोलेंगे तो भी चलेगा, एक झूठ बोलेगा तो भी चलेगा, 2 झूठ बोलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन तीनों के तीनों सच नहीं बोलने चाहिए, है कि नहीं? ये क्वेश्चन यही तो चीख चीख के कह रहा है कि तीनों के तीनों सच नहीं बोलने चाहिए। तो बस तीनों के तीनों सच बोलने चाहिए, वो निकाल लेंगे, फिर उनमें से माइनस कर देंगे, दैट्स ऑल। जो तरीका हमारे लिए आसान होगा सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो तीनों सच बोले ये निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, यानी कि
संजय भी सच बोले, एकांश भी सच बोले और नमन भी सच बोले, इसकी प्रॉबिलिटी निकालेंगे और 1 में से उसको माइनस करना है। संजय सच बोलेगा, वो तो सीधे सीधे दे दिया हुआ है 3/4 इंटू 4/5 इंटू 3/5, 4 से 4 कट गया, ये हो गया हमारा 1 माइनस 9/25 विच इज इक्वल टू 16/25। ये हमारी वो प्रॉबिलिटी आ गई, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोग सच बोलेंगे, तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ए बैग कंटेन्स 24 एग्स आउट ऑफ विच 8 आर रॉटन। एक बैग में 24 अंडे हैं जिनमें से 8 सड़े हुए हैं, खराब हैं। 2 अंडों को हमने रैंडमली सेलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द एग्स इज रॉटन। इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक अंडा सड़ा हुआ हो। हम ये मान लेते हैं कि ये निकाल लेते हैं कि जबकि दोनों ही अंडे हमारे सही हो, कोई भी अंडा खराब नहीं हो, और 1 में से वो माइनस कर देंगे तो हमें बाकी केसेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम ये प्रॉबिलिटी निकाल लेते हैं कि बोथ एग्स आर ऑल राइट, कोई भी खराब नहीं है भाई। ठीक है, तो जब दोनों सही हैं, 24 में से 8 हमारे अंडे खराब थे, यानी कि 16 अंडे सही हैं, 16 सही अंडे हैं। ओके, तो 16 में से हमको 2 अंडे निकालने पड़ेंगे, 16C2। ये हमारे काम के आउटकम हो गए, काम के इन द सेंस जो हम निकाल रहे हैं बोथ एग्स आर ऑल राइट उसके लिए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 24C2, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 15/2 यानी कि 15 8 120 डिवाइड बाई 24 इंटू 23/2 यानी 12 इंटू 23, 230 और 46 276। ठीक है, अभी भी 4 से ये कटेगा, यानी ऊपर 30 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 69। 3 से और कट रहा है, 10/23। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि कम से कम एक अंडा सड़ा हुआ, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 10/23। इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट 1 एग इज रॉटन। तो ये आ जाएगा 13/23, ऑप्शन डी। ठीक है, या फिर हम क्या करते, दो केस बनाते, पहला केस होता हमारा जबकि 1 एग रॉटन, दूसरा केस होता है दोनों ही एग्स रॉटन है, यानी एक एग पहले केस में रॉटन होता और दूसरा एग सही होता, और सेकंड केस में दोनों ही एग्स रॉटन होते। अब अगर एक एग गड़बड़ है, यानी कि 8 में से एक हमने सेलेक्ट किया है और बचे हुए 16 में से एक सेलेक्ट किया है, जब दोनों एग्स खराब है तो 8 में से ही दोनों एग सेलेक्ट किए हैं, और डिवाइड बाई 24C2, ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 16। ठीक है, 8 इंटू 16 आ जाएगा 128 प्लस 8C2 यानी कि 28 डिवाइड बाई 276 यानी कि 156/276। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 39/69। फिर 3 से इसको काटोगे तो 13/23 आ जाएगा आंसर। ओके, ये भी कर सकते थे, दोनों एक ही बात है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 बिजली के बल्ब है हमारे पास एक बॉक्स में, जिनमें से कि 4 डिफेक्टिव हैं, 4 आर डिफेक्टिव, 4 खराब हैं। 2 बल्ब हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या संभावना है कि इनमें से कम एक खराब हो। सेम लॉजिक है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नया नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, चलो इस बार लंबे तरीके से ही निकालते हैं। लंबे एनालिसिस कि कम से कम एक खराब, 2 केसेस ले लेते हैं कि या तो एक डिफेक्टिव हो या दोनों डिफेक्टिव हो। जब एक डिफेक्टिव होगा, 4 डिफेक्टिव हैं टोटल, तो 4 में से एक सेलेक्ट करेंगे, और बचे हुए 16 में से 20 - 4 16 में से एक सेलेक्ट करेंगे। जब दोनों डिफेक्टिव होंगे तो 4 में से ही दोनों सेलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाई 20 में से 2 तो हम सेलेक्ट कर ही रहे हैं टोटल केसेस। ठीक है, तो ये आ गया 4 इंटू 16 64 प्लस 4C2 यानी 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 19/2 70/10 इंटू 19
10 से 7 टाइम्स गया, 7/19 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a problem is given to 3 students whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively। 3 स्टूडेंट्स को हमने एक प्रॉब्लम दी है और उनके चांसेस सॉल्व करने के हैं 1/2, 1/3 एंड 1/4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। कुल मिला के प्रॉब्लम हल होनी चाहिए, ठीक है। तो बजाय कि हम मल्टीपल केसेस बनाने के, यहाँ भी वही करेंगे कि समस्या हल ना हो ये निकाल लें, तीनों ही ना हल कर पाएँ और 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि समस्या हल ना हो पाए, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी की समस्या हमारी ना हल हो पाए। तो 1 माइनस कब हल नहीं हो पाएगी, जबकि ना उसको पहला हल कर पाए, ना दूसरा ना तीसरा। पहला नहीं हल कर पाएगा 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/2। दूसरा नहीं हल कर पाए 2/3। तीसरा नहीं हल कर पाए 3/4। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, 1 माइनस 1/4। सो आंसर विल बी 3/4। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। A shooter fires some bullets at a target. He can hit the target 3 out of 4 times. एक शूटर ने फायर किए हैं कुछ बुलेट्स टारगेट पे और वो टारगेट को हिट कर सकता है 4 में से 3 बार, यानी कि 3/4 प्रोबेबिलिटी है उसकी टारगेट को हिट करने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट इज 3/4। या फिर कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस इज, मिस करेगा नहीं हिट कर पाए, वो होगा 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर 5 बुलेट्स उसने हिट किए टारगेट पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट। यानी कि कम से कम एक बार तो हिट हो। हिट कब होगा टारगेट? एक बार हिट हो या 2 बार हिट हो या 3 बार हिट हो, कम से कम एक बार जरूर होना चाहिए। कब नहीं हिट होगा? जबकि एक बार भी बुलेट हिट ना कर पाए, हर बार बुलेट मिस ही मिस करे। ठीक है, तो टारगेट कब हिट हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज हिट। या तो मल्टीपल केसेस बनाए, जो कि हम नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, 1 में से वो केसेस हटा देंगे जबकि प्रोबेबिलिटी ऑल आर मिस्ड, सारे टारगेट मिस कर जाएं। और ये क्या होगा, यानी पहला ही मिस करे, दूसरा भी, सारे 5 मिस करें। और एक के मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, सबके मिस करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, यानी 1/4 की पावर 5। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 की पावर 5। और 4 की पावर 5 क्या होता है? 2 की पावर 10, जो कि हो जाएगा 1024, यानी 1 माइनस 1/1024, जो कि हो जाएगा 1023/1024। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, सारे टारगेट मिस कर जाएं, वो घटा देंगे तो हमारा काम का प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट एग्जैक्टली ट्वाइस। इस बार फर्क क्या है? ये कह रहा है एग्जैक्टली 2 बार टारगेट हमारा हिट हो। ठीक है, तो अगर 2 बार हिट हो रहा है, टोटल हम 5 बार गोली चला रहे हैं, टोटल 5 फायर्स हैं। ठीक है, तो 5 बार फायर किया, अगर 2 हिट हो रहे हैं यानी कि बचे हुए 3 तो मिस होंगे। फिर क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, 2 हिट होंगे 3 मिस होंगे। अब कौन से 2 हिट होंगे ये तो डिपेंड करेगा ना, हो सकता है पहला और दूसरा हिट हो जाए, पहला और तीसरा हिट हो जाए, पहला और चौथा हिट हो जाए, पहला और पांचवा हिट हो जाए, या दूसरा और तीसरा मिस हो, या दूसरा और तीसरा हिट हो, या दूसरा और चौथा हिट हो,
या दूसरा और 5 हिट हो, एंड सो ऑन। तो हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5 में से कौन से 2 हिट होंगे। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है, बचे हुए 3 मिस हो जाएंगे। तो तरीके क्या होंगे सिलेक्शन के? 5C2, ये हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ 2 हिट। 5C2 तरीके से सेलेक्ट होंगे, 5 में से कौन से 2। ठीक है, और 2 हिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 हिट करने की 3/4, 2 हिट करने की होगी 3/4 का होल स्क्वायर, 3/4 इंटू 3/4। और ऐसे ही 3 जो मिस हो रहे हैं, 1 मिस करने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, 3 मिस करने की होगी 1/4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, यानी 1/4 का क्यूब, जैसे पीछे हमने किया। 5 मिस करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4 की पावर 5। ठीक है, वैसे ही 3 मिस करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 5C2 यानी कि 10 इंटू 3/4 का स्क्वायर, यानी कि ऊपर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, इंटू 1/4 का क्यूब, यानी 1/4 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, 90 अपॉन 4 की पावर 5, 1024, जो कि हो जाएगा 45 अपॉन 512। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ओके, समझ में आती है बात ये? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोई समस्या? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। एक आदमी और उसकी वाइफ अपीयर करते हैं एक इंटरव्यू में 2 वैकेंसीज के लिए, सेम पोस्ट के लिए। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड सेलेक्शन इज 1/7 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइफ सेलेक्शन इज 1/5। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड? हस्बैंड सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7, वाइफ सेलेक्ट होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक का सिलेक्शन हो, दूसरे का नहीं हो। तो हमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे। एक केस जबकि हस्बैंड का सिलेक्शन तो हो गया बट वाइफ का नहीं हुआ, और दूसरा केस जबकि हस्बैंड का सिलेक्शन नहीं हुआ और वाइफ का हो गया। ठीक है, तभी सिर्फ एक सेलेक्ट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड और वाइफ सिलेक्शन, बट ओनली वन। ठीक है, तो जब हस्बैंड का सिलेक्शन होगा, प्रोबेबिलिटी है हस्बैंड के सिलेक्शन की 1/7, और वाइफ को नहीं सेलेक्ट होना है तो उसकी नहीं सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/5, यानी कि 4/5। सिमिलरली हस्बैंड का सिलेक्शन ना हो यानी 1 - 1/7, 6/7, और वाइफ का सिलेक्शन हो जाए यानी कि 1/5। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/35 प्लस 6/35 विच इज 10/35, यानी कि 2/7। आंसर हमारा होगा 2/7, ऑप्शन बी। क्लियर है? हम हर वैरायटी के क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, हर टाइप को कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हमसे तो हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई टेंशन ना रहे, बिल्कुल आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रायिकता का तो ये नहीं रहे दिमाग में कि शायद हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी नहीं रहनी चाहिए कि शायद हो जाएगा, हमें श्योर होना चाहिए कि 100% हमसे हो ही जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At a party, there are 5 couples. Out of them, 5 people are chosen at random. Find the probability that there are at least 2 couples. एक पार्टी में 5 कपल हैं, उनमें से 5 लोगों को हमने चूज किया है रैंडमली। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एट लीस्ट 2 कपल्स। कम से कम 2 कपल तो सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, मुश्किल सवाल है। ठीक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है प्रॉपरली। 5 कपल हैं, हमें 5 पर्सन्स को सेलेक्ट करना है। ठीक है, टोटल आउटकम निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कपल हैं यानी कि हर एक कपल में कितने होंगे? 2-2 लोग होंगे, 10 लोग होंगे टोटल, और 5 सेलेक्ट करने हैं, यानी टोटल आउटकम तो 10C5 है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 10C5 कितना आ जाएगा? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 4 3 2 1, 5 इंटू 2 से 10 कट जाएगा। ठीक है, और 4 से यहाँ 2 बचा, 3 से यहाँ 3 बचा, तो 3 दूनी 6,
और 42 × 6, सॉरी 3×6, 42 × 6 कितना होगा 252, 10C5 तो आ गया 252। ठीक है, क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि 5 हमने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट 2 कपल हो। ठीक है, क्या 3 कपल हो सकते हैं भाई? जब 5 लोग सेलेक्ट कर रहे हो तो 3 कपल नहीं हो सकते ना, 3 कपल के लिए तो 6 लोग होंगे, तभी तो 3 कपल होंगे। तो यानी कि एग्जैक्टली 2 कपल ही हमारे सेलेक्ट होंगे, एटलीस्ट भी है और एटमोस्ट भी है, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारे 2 कपल सेलेक्ट होंगे, यानी कि 2 कपल सेलेक्ट होंगे और एक कोई एक्स्ट्रा सेलेक्ट होगा उनके अलावा। ठीक है, 2 तो कपल डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे पूरे के पूरे, तो 4 लोग, तो 4 मेंबर्स तो हमारे 2 कपल से ही हो गए, प्लस एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट होगा कहां से, बचे हुए कितने 2 कपल, यानी 4 लोग तो हमने सेलेक्ट कर लिए, 10 में से 4 घटा दो, 6 बचे, 6 मेंबर्स में से एक एक्स्ट्रा सेलेक्ट होगा। ठीक है, 2 कपल हमें स्ट्रेट अवे सेलेक्ट करने हैं, तो 2 कपल सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 कपल हैं, 5C2, 5C2 तरीके से हमने 2 कपल को सेलेक्ट कर लिया। अब बचे हुए 6 में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तरीके हो जाएंगे 6C1, 2 कपल्स 1 सिंगल, सिंगल तो नहीं है बट 1 सिंगल पर्सन। ठीक है, सिंगल हटा देते हैं क्योंकि कपल तो ये भी पार्ट तो कपल का होगा बट सेलेक्ट अकेला होगा। ठीक है, तो 2 कपल सेलेक्ट करने के तरीके 5C2, यानी कि 10, एक पर्सन सेलेक्ट करने का तरीके 6, 10 × 6 60 हमारे काम के तरीके हो गए, टोटल तरीके आ गए 252। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की हो जाएगी 60/252। ओके, 4 से काटेंगे, ऊपर बचेगा 15, नीचे आएगा 63, 3 से भी और कट जाएगा, 5/21 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया सवाल था। ठीक है, बट कोई भी क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन में अगर हम लॉजिक उसका पकड़ लेते हैं उस क्वेश्चन का, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, और ये अच्छे लेवल का सवाल है, मुश्किल सवाल है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो अप्रिशिएट करना इस बात को कि आप का लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अब आप बढ़िया क्वेश्चंस को भी डील करना सीखे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर से आप थोड़ा सा चीज़ों को ब्रशअप करोगे तो चीज़ों को समझना आप शुरू कर दोगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, 7 लोग हैं जो कि एक सर्कल में खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ जानना जरूरी है क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, तो अगर हम कभी भी अरेंजमेंट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम एक लाइन में अरेंज करें n लोगों को, लेटर से 5 लोगों को हमने एक लाइन में बिठाया, तो 5 लोगों को एक लाइन में बिठाने के कितने तरीके होंगे अरेंजमेंट के तरीके, 5 लोगों को एक लीनियर अरेंजमेंट में जब आप लाइन में बिठाओगे 5 लोगों को तो तरीके हो जाएंगे आपके 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यानी कि 120। ठीक है, n लोगों को लाइन में बिठाने के तरीके होंगे n फैक्टोरियल। यही अगर हम सर्कल में बिठा रहे होंगे लोगों को, तो क्योंकि सर्कल का कोई और या छोर नहीं होता है, स्टार्ट और एंड नहीं होता है, सर्कल को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो उसका क्योंकि कोई स्टार्ट और एंड नहीं है, इसलिए एन लोगों को एक सर्कुलर अरेंजमेंट में बिठाने के तरीके हो जाते हैं कम, और ये आंसर होता है n-1 फैक्टोरियल, या एक तरह से n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n, क्योंकि n में से कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पहले बंदे से भी स्टार्ट कर सकते हो सर्कल के केस में, दूसरे से भी, तीसरे से भी। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार्ट और एंड नहीं है इसलिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n, n-1 का फैक्टोरियल हमारे टोटल अरेंजमेंट होते हैं। क्या ये बात यहाँ तक समझ में आती है? ठीक है, ओके, अगर ये बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन कह रहा है 7 लोग हैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट में, एक सर्कल में खड़े हुए हैं, तो तरीके कितने होंगे, टोटल हमारे आउटकम कितने होंगे, सैंपल स्पेस में कितने होंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे, सर्कल में है 7 लोग यानी कि 7-1 का फैक्टोरियल यानी कि 6 का फैक्टोरियल। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 विशेष व्यक्ति हमेशा एक साथ खड़े होंगे, यानी कि 2 को हमको हमेशा एक साथ खड़ा करना है। तो टोटल अगर 7 लोग हैं
लेट अस से पहले दो हैं, इन दो को हमें हमेशा साथ में खड़ा करना है, तो इन दोनों का एक ही ग्रुप बन जाएगा। तो कितने ग्रुप बचे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 यूनिट को हमें एक सर्कल में अरेंज करना है। ठीक है, 6 यूनिट को सर्कल में अरेंज करना है। फेवरेबल कितने होंगे आउटकम हमारे, क्योंकि सर्कल में अरेंज करना है तो 6 यूनिट को अरेंज करने के तरीके हो जाएंगे 6 - 1 का फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये जो 1 और 2 है ये साथ में रहे, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले 1 आए फिर 2 आए, या पहले 2 आए फिर 1 आए, तो आपस में तो अरेंज हो सकते हैं भाई, आपस में तो अरेंज हो सकते हैं ना। ठीक है, तो इनको आपस में जरूर अरेंज करेंगे। दो लोग हैं, आपस में अरेंज होने के तरीके होंगे 2 फैक्टोरियल, यानी कि ये हो गया 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो प्रोबेबिलिटी हमारी अब निकल आई, फेवरेबल और टोटल निकाल लिया हमने। फेवरेबल आउटकम है 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, टोटल आउटकम है 6 फैक्टोरियल। तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2, और नीचे 6 फैक्टोरियल क्या है, दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 2/6 यानी कि 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी। समझ में आती है बात ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में हमें 5 लोगों को बैठाना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रिमी एंड रानू सिट इन सच अ वे दैट रिमी इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट ऑफ रानू। ठीक है, इस तरह से बिठाना है 5 लोगों को कि रिमी और रानू इस तरह से बैठे कि रिमी हमेशा रानू के बाईं ओर हो। ठीक है, ओके, क्लियर है। अब देखो, एक तो हो गया कि हम इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करें, एक लाइन में बिठा रहे हैं 5 लोगों को, टोटल तरीके हो गए हमारे 5 फैक्टोरियल। अब रिमी और रानू इस तरह से बैठे कि रिमी हमेशा रानू के बाईं ओर हो। कैसे करेंगे, यानी कि बाकी आपने 3 लोगों को बिठा दिया किसी भी तरह से, ठीक है, और रिमी और रानू में हमेशा ध्यान देना है कि रिमी हमेशा रानू के बाईं तरफ बैठे। ठीक है, तो लेट अस से ABC 3 लोग हैं और फिर हैं रिमी और रानू, 5 जगह हैं। तो पहले 5 में से 3 जगहों पे हम इन तीनों को बिठा देते हैं। कोई भी 3 जगह लेटर से सेलेक्ट कर ली हमने और 5 इसी तरीके से सेलेक्ट की, वहां पे हमने इन तीनों को बिठा दिया। बिठाने के तरीके हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल, ठीक, A B और C को। अब ये दोनों बच गए हमारे पास, ठीक है, 2 जगह बच गई और ये दोनों बच गए। लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है कि इस तरह से बैठे कि रिमी हमेशा रानू के बाईं ओर। तो अगर हम यहाँ पे रानू को बिठा रहे हैं तो हमको पता है बाईं ओर यहाँ पे रिमी को बिठाएंगे फिर, और यही एक तरीका पॉसिबल है, क्योंकि अगर इसका उल्टा करेंगे तो फिर दाईं ओर हो जाएगी। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब एक ही तरीका है इसके बाद बैठाने का, यानी कि हमारे काम के तरीके हो गए 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि 10 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे आ रहा है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यानी कि 10/20 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात क्लियर होती है, ठीक है, ओके। अब देखो, ये तो बहुत लंबा तरीका हो गया, क्या हमें इतना करने की वाकई में जरूरत थी इस क्वेश्चन में। समझते हैं इसको एक बार फिर से। 5 लोगों को बिठाना है हमें, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए दैट रिमी एंड रानू सिट इन सच ए वे, रिमी और रानू इस तरह से बैठे हैं कि रिमी हमेशा रानू के बाईं ओर हो। देखो, जब भी आप 2 लोगों को बिठाओगे आप सब कुछ भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि आप 2 लोगों को बिठा रहे हो। 2 लोगों को बिठाने के कितने तरीके हैं, 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 ही तो तरीके हैं। ठीक है, अगर ये 2 लोग हमारे रिमी और रानू हैं, ठीक है, तो या तो ऐसे बैठेंगे कि पहले रिमी बैठे फिर रानू बैठे, या पहले रानू बैठे फिर रिमी बैठे। 2 ही तो केस होंगे, और 2 में से एक केस ऐसा है जबकि रिमी हमेशा रानू के बाईं ओर हो। ठीक है, तो 2 में से एक केस हमारे काम का है, या ऐसे समझो आधे केसेस में रिमी रानू के बाईं ओर बैठेगी, आधे केस में रिमी रानू के दाईं ओर बैठेगी। हमारे काम के केस वो वाले आधे हैं जबकि रिमी रानू के बाईं ओर हो। तो स्ट्रेट अवे प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 हो जाएगी, काम खत्म, कुछ भी करने की जरूरत थोड़ी है इस क्वेश्चन में। तो अगर 2 लोगों के बारे में एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट कह रहा है तो हमेशा प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, चाहे 5 लोगों को बिठा रहे हो, चाहे 10 को बिठा रहे हो, चाहे 100 को बिठा रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें कुछ भी करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी, स्ट्रेट अवे हमारा आंसर 1/2 हो जाएगा क्लियरली। 2 ही केसेस हैं, एक हमारे काम का है। ठीक है, तो हमेशा जो सिमेट्री है, जहां कहीं पे भी अगर सिमेट्री दिख रही हो तो उसको जरूर यूज करना है, वो हमारे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर देगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
ओके, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इस सेशन में हमने कंप्लीटली जो भी क्वेश्चंस पॉसिबल थे ऑलरेडी हमने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर इक्का दुक्का कुछ बच जाता है, कुछ नया क्वेश्चन है, हमेशा नए की स्कोप तो संभावना तो हमेशा ही रहता है, ठीक है, तो उसको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। आई गेस आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, एग्जॉस्टिंग ज़्यादा नहीं लगा होगा, ठीक है। बहुत अगर आपको स्पीड थोड़ा तेज़ लगा हो तो अपने हिसाब से स्पीड आप मैनेज कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो उस क्वेश्चन को आप वापस से एक बार जाके देख सकते हो। और अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ और मिलते रहें। अगला मैं वीडियो स्टैटिस्टिक्स पे एक बनाऊंगा, ठीक है, 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो वीडियोज़ को ऐसे ही देखते रहना है, पढ़ते रहना है, और अपने फ्रेंड्स को से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी अच्छा लगेगा। अगर आप सेशन को लाइक करोगे और लोगों को स्प्रेड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो उतना ही मुझे भी बेहतर फील होगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज के इस सेशन में। और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो भी कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिएगा और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।